प्रिय छात्रों, भारत का भौतिक स्वरूप की कल प्रथम वीडियो के अंतर्गत हमने भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में चर्चा की तथा इसके दो पार्ट के विषय में चर्चा की थी, उत्तर का मैदान और हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आज हम इसके तीसरे पार्ट यानी तृतीय भाग के विषय में चर्चा करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? पठार और पर्वत में पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं। पठार पर्वत की तुलना में ऊंचे कम होते हैं। पठारों का निर्माण पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से होते हुआ है। जो दक्षिण का पठार है हमारा, उसका निर्माण, और ऊपर से ये मुख्य जो इसकी जो अंतर होता है पर्वत में और पठार में, कि पठार ऊपर से मेज की आकृति के समान होता है। तो भारत का दक्षिण का पठार भी, प्रायद्वीपीय पठार भी मेज की आकृति के समान है और इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने व अफवाह के कारण हुआ है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है हमारे देश का प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि में चौड़ी लेकिन पूर्व पूर्व में संकरी है। पश्चिम में तो ये मध्य उच्च भूमि चौड़ी है तथा पूर्व में संकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड अथवा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की उस स्थिति को ज्ञात करें। पश्चिमी घाट की ये पश्चिमी घाट, इसको हम जो है भारतीय पठार को दो भागों में बांट लेते हैं। पश्चिमी घाट जो अरब सागर की तरफ है, पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इनमें डिफरेंस की बात करें, यदि हम अंतर इनका निकालें, तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में जो पठार है वो अधिक ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है और जो 900 से लेकर 1600 मीटर तक की है, जबकि पूर्वी घाट की 600 मीटर है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार भी सतत नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। ठीक है, पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, लेकिन यह अनियमित मिलता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को के ऊंचे जो शिखर हैं वो हैं अनाईमुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो ये इन दोनों घाटों का अंतर हो गया। बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट है भारतीय मरुस्थल। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो रेगिस्तान है वो हमारे राजस्थान राज्य के अंदर है, जिसको हम थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा मुख्य तौर पे यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, कटीली वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी कम रहता है, तो ऐसी वनस्पति का यहाँ पर विकास हो सकता है जिसमें पत्ते वगैरह कम होते हैं। ठीक, लूनी ही यहाँ की मुख्य नदी है। अन्य नदियाँ ऐसी हैं जो केवल वर्षा के मौसम में दिखती हैं, अन्य मौसमों में वे लुप्त हो जाती हैं। बरकान बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीलों का विस्तार यहाँ पर बहुत अधिक है। ठीक, अब बात करते हैं पांचवें पार्ट की। पांचवा पार्ट है तटीय मैदान। तटीय मैदान से तात्पर्य यहाँ पर समुद्र तटीय मैदान से है। जैसा कि आप जानते हैं
कि भारत के पास बहुत बड़ी समुद्री सीमा है। लगभग 6100 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा हम अगर अपने देश के मुख्य भाग के आसपास की माने तो है। बाकी द्वीप समूह को मिला के अगर हम बात करें तो यह 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा अधिक लंबी हो जाती है। तो इसमें उसको हम मुख्य तौर पर अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है वह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। ये अरब सागर वाले पश्चिमी भाग की हम बात करें तो उसके हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं उसे। पहला भाग हो जाता है कोकण, मुंबई तथा गोवा का क्षेत्र। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। अब यदि हम बात करें पूर्वी हिस्से की तो बंगाल की खाड़ी का जो विस्तृत मैदान है वह चौड़ा और समतल है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो हमने पश्चिमी घाट के जो मैदान थे उनको 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से थे? 3 भाग थे कन्नड़, कोंकण व मालाबार तट। और जो अगर पूर्वी भाग की हम बात करें तो पूर्वी भाग को हमने 2 भागों में बांटा, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। ठीक है। अब बात करें भारत के भौतिक विस्तार के अंतर्गत छठे भाग की, तो छठा भाग है द्वीप समूह। द्वीप समूह का तात्पर्य है द्वीपों का समूह। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप वह आकृति होती है जो चारों तरफ, भूमि की वह आकृति जो चारों तरफ जल से घिरी हुई हो, द्वीप कहलाती है। और ऐसे द्वीपों का समूह जो होता है वो द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, यानी जहाँ पर बहुत सारे द्वीप होते हैं। भारत की बात करें तो भारत के मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। एक है अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि एक प्रवाल द्वीप समूह है। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: प्रवाल रुधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर द्वीप प्रवाल रुधिका का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो प्रवाल या पॉलिप्स जो है इन सूक्ष्म प्राणियों का एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये मृतक वहां पर रुके रहते हैं और इससे द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो भारत का लक्षद्वीप द्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। यह द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। लक्षद्वीप जहाँ चूंकि 32 किलो वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसकी तुलना में बहुत बड़े हैं। ठीक है। यह मुख्य तौर पर 2 द्वीप समूहों का संयुक्त नाम है, अंडमान द्वीप समूह व निकोबार द्वीप समूह। दोनों ही द्वीप समूहों में प्राणियों में और वनस्पतियों में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता है। ये द्वीप समूह एक विस्तृत वृत्त के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और घने जंगलों से आच्छादित है। ठीक है। अब कंक्लूजन में यदि हम बात करें निष्कर्ष में, तो इस पार्ट में हमने जाना कि विभिन्न भूआकृतिक विभागों का होने के कारण भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा जीव जंतु प्राणियों में विविधता देखने को मिलती है, वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है। यह विविधता हमारे देश को समृद्ध करती है और वे हमारे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाती है। ठीक है जी। उत्तरी मैदान जहां हमारे देश को अन्न भंडार उपलब्ध कराता है, वहीं हमारा प्रायद्वीपीय पठार हमें खनिज के मामले में समृद्ध बनाता है। ठीक है। तो अलग अलग भौगोलिक विशेषता की अलग अलग भौगोलिक आकृति की अलग अलग विशेषता है, और चूंकि हमारे भारत के पास विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं, तो ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद हैं। ठीक है। अगले पार्ट की बात अगली वीडियो में। धन्यवाद।